तो हमने देख लिया था क्या, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप में हमने देख लिया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ऐसा हमें बताया गया है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी से क्या कर सकते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने देख लिया था जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, और हमें उसका फॉर्मूला मिल गया था कि टाइम पीरियड मिला था कुछ k √L/g, ठीक है ना। तो ये जो k आया है ये हमारा क्या होगा, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। और एक क्वेश्चन भी कर लिया था वेलोसिटी ऑफ वेव्स वाला, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जो है फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अ कांस्टेंट। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एक फिजिकल रिलेशन है जिसमें कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, और आपने वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अब मान लो कि उसमें क्या आया है, कांस्टेंट भी आया है, और हमसे पूछा जाए कि उस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। अगर ये बताया गया है कि जो कांस्टेंट है आपकी रिलेशन के अंदर उसके पास डायमेंशंस हैं, तो हमें वो डायमेंशंस किस तरह से कैलकुलेट करने हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो कांस्टेंट के डायमेंशन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें वही हमारे पास एक विस्कस फोर्स है, ठीक है ना। विस्कस फोर्स बेसिकली होता है लिक्विड की लेयर्स के बीच का फोर्स, ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। पर अभी बस ये मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स हमें दिया गया है इक्वल है माइनस ईटा ए dv/dx, ठीक है ना। इस तरह से एक फिजिकल रिलेशन आपको दी गई है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू है माइनस ईटा ए dv/dx। यहाँ ईटा को बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है आपका सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं उनका जो एरिया होता है कांटेक्ट में वो हम यहाँ पे लेते हैं, हालांकि उससे अभी हमें मतलब नहीं है। यहाँ जो dv/dx लिखा हुआ है इसे हम टर्म बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट, या तो आप इस तरह से समझ लो सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है किससे, dv/dx। समझ आ रही है बात। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आपसे कोई बोलता है कि जो ईटा है आपका, यानी कि जो कांस्टेंट दिया गया है फिजिकल रिलेशन में, उसका डायमेंशन क्या होगा। तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो ईटा को एक साइड रख के और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरी साइड भेज के। जैसे मैं ईटा को अगर लेफ्ट साइड में कर दूं और सारी क्वांटिटीज को राइट साइड में भेजूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप देख सकते हो। यहां से आपको मिल जाएगा f dx/dv/a, ठीक है ना। ये रिलेशन हमें मिल जाएगी। अब हम चाहें तो यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, इनकी यूनिट्स पुट कर सकते हैं। फोर्स के पता है आपको, यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। न्यूटन को क्या कह सकते हो आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू dx, ये डिस्टेंस है तो यूनिट होगी मीटर, बाय dv, यह है चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा बताया गया है तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी ये मीटर पर सेकेंड, और इंटू 1/एरिया, और ऑब्वियसली एरिया किसी का भी किस में आ जाता है, मीटर स्क्वायर में आ जाता है। इसी को बस सिंप्लीफाई अगर मैं कर लेता हूं, ये आप देख सकते हो, एक सेकेंड से सेकेंड गायब हो जाएगा, ये मीटर से मीटर तो कट ही रहा है, ठीक है ना। ये मीटर से मीटर हटा देते हैं और आपको फाइनली यूनिट क्या मिल गई, केजी पर मीटर सेकेंड। एक बार अगर हमें यूनिट मिल गई है तो डायमेंशन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जानते हैं डायमेंशन आप किस तरह से बता सकते हो। डायमेंशन ऑफ ईटा सिंपली हो जाएंगे क्या, मास का डायमेंशन एक बार यूज किया गया, लेंथ की पावर -1 टाइम की पावर -1, तो ये हो गया डायमेंशन किसके, ईटा के। समझ आया। तो जो भी कांस्टेंट आपको किसी भी रिलेशन में दिया गया है उसे आप क्या करो, एक साइड पे रखो इक्वल के, और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरी साइड ले जाओ, फिर सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स पुट कर दो, वहां से आपको आपके कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी, और एक बार यूनिट मिल गई तो डायमेंशन बताना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, और आपको बताना है कि जो कांस्टेंट है जी यहां पे, उसका डायमेंशन क्या होगा। बेटा माइनस साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माइनस साइन का कोई यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन से, आप माइनस साइन लगा सकते हो, ठीक है ना। हमें सिर्फ डायमेंशन ही फाइंड करना था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की रिलेशन हमें दी गई है एफ, ये होता है जी m1 m2/r², ठीक है। तो ये जब आएगा तब हम पढ़ेंगे।
पर अभी तो आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे m1 m2 क्या है, मास है, r है सेपरेशन बिटवीन मासेस, f है आपका फोर्स और g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट का आपको डायमेंशन बताना है। बताओ जरा क्या आएगा। g को एक साइड पे रखो, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, g हो जाएगा f r स्क्वायर बाय m1 m2। यूनिट्स पुट कर देते हैं, f आपका वही kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर फिर से मीटर स्क्वायर बाय मास इंटू मास यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर। ये आपको यूनिट मिल गई सिंपली कितनी, मीटर क्यूब बाय सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। आप डायमेंशन लिख सकते हो जी का डायमेंशन आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो मास की पावर -1 है, लेंथ की पावर 3 और टाइम की पावर -2। ये होगा डायमेंशन किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ। मान लो कि आपको एक आइडियल गैस रिलेशन दी गई है, ठीक है ना, आइडियल गैस रिलेशन जो कि है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये एक रिलेशन है जिसमें P है आपका प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, N होते हैं मोल्स, T होता है टेम्परेचर और R होता है गैस कांस्टेंट। तो यहां हमें गैस कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है। बताओ कितना आएगा। ये एक रिलेशन आपको दी गई है, आइडियल गैस रिलेशन। ठीक है, सिंपल है। मैं क्या करूंगा, R को एक साइड रख लूंगा, R हमें मिल जाएगा कितना, PV बाय NT। पुट कर देते हैं, प्रेशर हो जाता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमें पता है kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और बाय एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो कि है मीटर क्यूब बाय मोल्स, हमें पता है मोल यूनिट होती है, और टेम्परेचर की यूनिट हो जाती है केल्विन। ठीक है ना, क्या आ जाएगी आपके पास यूनिट, यहां से सॉल्व करके हमें यूनिट सिंपली मिल रही है kg, आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर मोल केल्विन। इसी को हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें अगर, तो R का डायमेंशन आपको मिल जाएगा m L स्क्वायर T स्क्वायर, T की पावर -2, सॉरी T ऊपर जाएगा, मोल की पावर -1, ठीक है ना, K की पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। समझ आ रहा है, सिंपल है। तो बेसिकली अगर हम यूनिट निकाल सकते हैं तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये हो गई एप्लीकेशन किसकी, डायमेंशन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन आती है दैट डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन डज नॉट मीन इट इज मैथमेटिकली करेक्ट। कोई रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि अगर आपको कोई इस तरह से रिलेशन दे दे, ठीक है ना, कोई अगर रिलेशन दे देता है कि S ये इक्वल है UT, ठीक है ना, प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आप अगर इसे डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करोगे तो आप क्या कहोगे, S यानी कि ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा अगर बता दिया जाए तो इसकी यूनिट तो क्या हो गई, मीटर। ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, और इनटू टाइम है यानी कि फिर से सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो ये बेसिकली x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के फॉर्म में है, और x की भी यूनिट क्या है, मीटर, y की भी इफेक्टिवली यूनिट क्या बची, मीटर, और z की भी इफेक्टिवली यूनिट क्या बची है, मीटर। यानी ये रिलेशन डायमेंशनली तो क्या है, करेक्ट है। लेकिन जब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस किया तो इस 1/2 का कोई यूज नहीं आया। कोई आदमी अगर इस 1/2 को रिप्लेस करके अगर ut प्लस 1/480 स्क्वायर लिख देता, तब भी x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड यानी लॉ ऑफ होमोजेनिटी तो फॉलो हो ही रहा होता। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट होती, लेकिन मैथमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मैकेनिक्स में इंटीग्रेट करके, तो यहाँ पे 1/2 आता है। समझ आ रही बात, यानी कि अगर कोई रिलेशन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा ये कि डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस।
ठीक है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है जो कि क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, जैसे कि हम बोलें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आपने सुना नहीं भी होगा, लेकिन एक लॉ आता है जहां पे कि विस्कस फोर्स ऑन स्फीयर की वैल्यू आ जाती है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ना। तो यहां हम देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, फोर्स है, ठीक है ना, ईटा की भी यूनिट हमें पता है, ठीक है ना, अभी हमने जस्ट निकाली है, आर की यूनिट भी हमें पता है, ये रेडियस है, और वी है आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 6 पाई, ये आप किसी भी तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ के लिख दिया होता और आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो वो भी आप नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली कैसे निकल सकती है, एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है ना, तो वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, वो ये है, the obtaining of relation of quantities is only valid if the relation is product type. It does not cover expression containing trigonometric, exponential और logarithmic forms. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, अभी आपने देखा था, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था रिलेशंस में, जैसे हमने कह दिया था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ऐसा बोला गया था क्वेश्चन में कि डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, मास ऑफ बॉब के ऊपर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो आपने क्या किया था, इन्हें सॉल्व कर लिया था। किस तरह से, मैंने अज्यूम किया था कि t प्रोपोर्शनल होगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, और हम सॉल्व करके फाइनली हमें पता लगा था कि a की वैल्यू आ गई थी 0, यानी मास से इंडिपेंडेंट आ गया था, l की पावर आ गई थी 1/2 और g की पावर आ गई थी -1/2। समझ आई बात। तो ये आप सॉल्व कर पाए सिर्फ कब, जब ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, मल्टीप्लाइड थी एक दूसरे से। सोच के देखो, अगर ये मल्टीप्लाइड नहीं होंगी तो फिर आप डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि ये कुछ इस तरह की रिलेशन हो जाती, जैसे कि बोला जाए, मान लो कि कोई चीज डिपेंड कर रही होती, जैसे m की पावर a प्लस यहां पे कुछ क्वांटिटी आ जाती है l की पावर b। अब हम किस तरह से इन्हें कंपेयर कर पाते, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है और बोला गया है कि आपको डायमेंशनल रिलेशन पता करनी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब जिन जिन क्वांटिटीज पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो सभी उसके फॉर्मूले के अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में हो। समझ आ रही बात। साइन थीटा अगर कहीं पे आ जाए या कॉस थीटा अगर कहीं पे आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कहीं पे आ जाए, तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, हालांकि अभी आपको समझ भी नहीं आएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसे कुछ भी कर लूं मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर सकता अगर सिर्फ Q दे दिया जाए आपको और बोल दिया जाए कि वो डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर पाना सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आपको दिया गया है यूनिट्स एंड डायमेंशन में और बोला गया है कि रिलेशन एस्टैब्लिश करो, तो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर भी आपकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो उन सभी को आपको कैसे लेना होगा, मल्टीप्लीकेशन में ही लेना होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत ही हलवा और आसान से चैप्टर, ठीक है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें और रह गई, वो हम देख लेते हैं। जैसे SI प्रीफिक्सेस, जो प्रीफिक्स हम यूज कर देंगे, कई जगह पे यूज होगा ये फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर को अब बार बार आप इतने जीरो लगा के लिखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्वांटिटीज लिख देता हूँ, क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसका सिंबल बना देंगे और यहाँ उसकी पावर बता देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक बार देख लो। टेरा जो आप प्रीफिक्स यूज करोगे, ठीक है ना, सिंबल उसका टी हो जाता है और वो हो जाता है 10 की पावर 12। कहां सुना है आपने टेरा, तो वो सुना होगा आपने किसमें, हाँ, टेराबाइट, बिल्कुल सही है। आपने हार्ड डिस्क के अंदर सुना होगा टेराबाइट, ठीक है ना। तो बेसिकली हो जाता है 10 की पावर 12 बाइट्स, ठीक है। सिमिलरली आपने सुना होगा गीगाबाइट, आजकल सब कुछ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, तो ये भी आपने वही सुन लिया होगा, जीबी, ठीक है ना, 10 की पावर 9, या फिर इंटरनेट जीबी में पैक डलाए जाते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ोगे मेनली मॉडर्न फिजिक्स में, हद से ज्यादा यूज होगा मेगा या फिर मिलियन,
ठीक है ना। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁶ को बोल दिया जाता है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है किलो, ये तो आम जीवन में आते ही रहता है, 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज, ठीक है ना। तो कैप स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 10⁻³ रिप्रेजेंट कर देता है ये। हेक्टो, ये कम ही जीवन में इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि बस 2 ही जीरो हैं, इतना आलसी कोई होता नहीं है। डेका, ठीक है, ये भी कोई बहुत ही अजीब होगा वही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही जीरो है, ठीक है ना। डीए यूज कर सकते हो आप, 10⁻⁻1, ठीक है। फिर आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर और आपको क्या क्या काम आएगा, और आपको काम आएगा डेसी। हाँ, तो ये काम आ जाता है, कई बार यूनिट के फॉर्म में मिल जाता है, डेसीमीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। और होता है हमारे पास सेंटीमीटर, जैसे ये होता है सी, 10⁻⁻2। मिलीमीटर, उसके लिए मिली आ गया, कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर, मिलीलीटर, ठीक है ना। मिली सेकेंड, तो स्मॉल एम कहीं पे भी लिखा हुआ है तो बेसिकली 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता होगा। ये भर भर के इस्तेमाल होगा चार्ज के अंदर, क्योंकि चार्ज जनरली हम डील करते हैं किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। तो माइक्रो हो जाता है 10⁻⁻6, ये सिंबल होता है म्यू, सिंबल को म्यू बोला जाता है, ठीक है ना। और नैनो, ये इस्तेमाल होता है कैपेसिटर्स चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा, तो नैनो सिंबल एन हो जाता है 10⁻⁹, काफी छोटा है। पीको, ये जब आपकी 12th खत्म हो रही होगी, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे तो एटॉमिक रेडियस आ जाती है कुछ 10⁻12। और फेम्टो या फर्मी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। और एफ से इसे लगा दिया जाएगा, तो फेम्टोमीटर में हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये सब डील करेंगे, 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। कि जो जेई के अंदर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। पी कैपिटल है, स्मॉल है बेटा, मेरे लिखने में गलती हो गई, स्मॉल पी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए, अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही, ऑब्वियसली जब कोई जेई देने जाता है तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाता है, इसलिए जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनमें ऐसी ऐसी टर्म्स यूज की गई होंगी जो शायद आपने ना सुनी हो, ठीक है। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं फिजिक्स की सारी टर्म्स तो आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट देता जाऊंगा कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर विथ इक्वल डायमेंशन, आपको वो पेयर पहचानना है जिनके डायमेंशंस क्या है, इक्वल है, ठीक। अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पेयर बताया गया है टॉर्क, तो टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। दूसरा आपको बताया गया है वर्क, तो वर्क हो जाता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तीसरा आपको बताया गया है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आपका होता है फोर्स बाय एरिया। फिर आपको बताया गया एनर्जी, तो एनर्जी तो आप जानते ही हो, बेसिकली वर्क ही होती है एनर्जी, ठीक है ना। बस इन्हीं सबको यूज किया गया है। क्या आप बता सकते हो किस पेयर के इक्वल डायमेंशंस हैं? तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर हमें फॉर्मूला पता होता तो हम तुरंत बता सकते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज होती है, फोर्स तो कॉमन है दोनों में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, जाते थे, काफी पुराना क्वेश्चन है। नहीं, स्ट्रेस प्रेशर का दूसरा नाम नहीं है बेसिकली। अब प्रेशर तो देखो कहीं पे भी होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है ना। और कहीं पे भी, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रेशर जनरेट कर रहा हूं। स्ट्रेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर देता है, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं उसमें भी, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तुम तो ऐसा अज्यूम कर लो अभी कि अगर मैं एक पेन को दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करो, पेन को ऐसे पकड़ के मैं दोनों साइड से खींचूं, तो उसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो टेंशन क्रिएट होगा, जो दबाव पैदा होगा, उसको आप बोल देते हो स्ट्रेस, ठीक है। तो हाँ, यूनिट सेम है, एक तरह से प्रेशर कह सकते हो, लेकिन
दो तरह से हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, इसलिए उसको एज सच प्रेशर नहीं बोला जाता, ठीक है। तो दोनों को आप एक ही टर्म नहीं यूज करेंगे, हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं। हाँ, यूनिट दोनों की सेम रहती है, डायमेंशन भी सेम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेयर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है आपको डायमेंशन ऑफ 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं इस सवाल को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए पहले तो म्यू नॉट क्या होता है। तो इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या होती है, क्यों होती है, वो अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा। एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं परमिटिविटी। और ये फॉर्मूला में कहां दिखेगा, अगर आप ये मुझसे पूछो तो ये आपको दिखेगा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइट की जो स्पीड होती है उसे डिफाइन किया जाता है c इज 1 by अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जहां ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस चीज पे बेस्ड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपको बताना है कि डायमेंशन क्या होगा 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। तो शायद अब आप बता सकते हो, c है स्पीड ऑफ लाइट जो कि इक्वल है 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा भाई, ABCD में से आंसर दे सकते हो, C, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 by म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा C स्क्वायर। समझ आ रहा है, C स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि L2T-2। तो C हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन जो था, जो कि है करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली थर्ड क्वेश्चन को कोई तभी सॉल्व कर सकता है जब उसको ये पता हो कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है 6 pi eta RV, ठीक है ना, जहां V को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये सब आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, 11th में ही पढ़ लोगे। तो फिर वो ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, अभी हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर जो आ जाता है, सिंपली ईटा को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं F by R इंटू वी, जहां R रेडियस है, V वेलोसिटी है। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 by रेडियस आपका मीटर और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहीं से सॉल्व करके हमें मिल जाता है kg पर मीटर सेकेंड, ये हो जाता है ईटा, यानी कि m L-1 T-1, ये हो जाता है डायमेंशन ईटा का। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो एक पैटर्न है, सारे क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं वो किसी ना किसी चैप्टर के फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ ml स्क्वायर बाय q स्क्वायर वेयर q डिनोट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे टर्म यूज हो रही है जैसे कि वेबर, हेनरी, ठीक है ना। तो हेनरी जैसे इंडक्टेंस की यूनिट है, अब वो एकदम 12th के एंड में आएगा, और वेबर जो है फ्लक्स की यूनिट है, वो 12th के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा बताने का भी कोई सेंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राई कर लो जरा, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट्स इज, डेंसिटी आपको दी गई है 128 kg पर मीटर क्यूब इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। यूनिट ऑफ लेंथ को बदल दिया गया है, जो आप 1 सेंटीमीटर यूनिट लेते थे उसकी यूनिट हो गई है आपकी 25 सेंटीमीटर, मास की यूनिट हो गई है आपकी 50 ग्राम। तो आपको बताना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगी नए यूनिट में, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ये आपको बताना है, ठीक है ना। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q ये इक्वल होगा N1U1 N2U2 अलग अलग सिस्टम्स में। तो ये तो हमें दिया हुआ है SI सिस्टम में 128 kg पर मीटर क्यूब। मैं मान लेता हूं डेंसिटी हो जाएगी कुछ रो, किसी सिस्टम के अंदर डेंसिटी हो जाएगी क्या रो, ठीक है ना। और हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे यूनिट पुट करनी है। तो kg यहाँ पे मास की यूनिट है और हमें मास की यूनिट दी हुई है 50 ग्राम, तो मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना, बाय
यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, और हमें यहाँ पे लेंथ की यूनिट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका क्यूब आ जाएगा। अब क्योंकि आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये तो हमने इस यूनिट में लिख दिया है, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब बस क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा 0.05 अपॉन, यहां पे सिंपली आपको मिल जाएगा 25.25 मीटर का क्यूब, ठीक है ना। देख लेते हैं इसे सॉल्व करके आ जाएगा क्या। रो ये इक्वल आपको मिल जाएगा 128, ठीक है ना, इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है ना। और इसे आप सॉल्व करोगे और रो आपको मिल जाएगा कितना, 40। यानी कि जो आपने हाइपोथेटिकल सिस्टम बनाया है यूनिट्स का, उसके हिसाब से रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। समझ आ रहा है। जैसे ये जो 50 ग्राम था उसको मैं अल्फा बोल दूं कोई यूनिट 50 ग्राम, ठीक है ना, और बीटा बोल दूं मैं कोई 25 सेंटीमीटर को, तो मैं सिंपली क्या बता सकता हूं कि आपकी जो डेंसिटी आ गई है, डेंसिटी आ गई है 40 अल्फा बाय बीटा क्यूब। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन एज, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स ये दिया जाता है इस फॉर्मूले से, F बराबर है अल्फा बीटा बाय ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी। ये आपको कोई भयंकर सा फॉर्मूला दिया गया है। x जहां पे क्या है, डिस्टेंस है, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t है टेम्परेचर, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है। डायमेंशन ऑफ बीटा आपसे पूछा गया था, तो ये आ चुका है जेई में क्वेश्चन। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं बता देता हूं पहले क्या क्या इसके लिए आपको चाहिए होगा। ये पता है फोर्स है, x आपको पता है क्या है, डिस्टेंस है। एक नई चीज यहां पे दी गई है k, जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। समझ आ रहा है ना। अल्फा बीटा तो कांस्टेंट्स हैं, और डायमेंशन ऑफ बीटा आपको चाहिए यहां पे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और आपसे बोला गया है कि k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, जैसे कि आरएमएस स्पीड आप निकालोगे वो आएगी आगे चल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो आती है 3kT बाय m, ठीक है ना, जहां ये हो जाता है मोलर मास, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो k की यूनिट यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू kg बाय टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन, ये यूज करो, इसके हिसाब से बताओ क्या आंसर आता है, ठीक है। यहां सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दो कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, तो हमें दोनों की निकालनी पड़ेगी यूनिट और डायमेंशन। तो अच्छा, लेफ्ट में क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट में आपको दिख रहा है सिंपली क्या दिया हुआ है, फोर्स, ठीक है भाई। तो फोर्स का तो यूनिट क्या हो गया, आपको पता है, डायमेंशन आने वाला है इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशन एलएचएस में है, तो यही डायमेंशन आरएचएस में होना चाहिए। और क्या पता है हमें, और हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, यानी ई की पावर जो कचरा लिखा हुआ है उसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, यानी अल्फा बीटा का मिलके डायमेंशन यही होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आई बात। अब और थोड़ा डिटेल में चल लेते हैं। और हमें क्या पता है, और आपको ये पता है कि जो लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो भी चीज पुट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी चीज पुट करें, वो खुद क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। यानी ये क्वांटिटी भी क्या है, डायमेंशनलेस है। समझ आई बात। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यहां से अब हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां से सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी यूनिट क्या होगी, बेसिकली एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी, ठीक है ना। टी यहां पे क्या है,
टेम्परेचर है, तो आप देख सकते हो कि ये यूनिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर बाय अल्फा की यूनिट हमें नहीं पता है, के की यूनिट हम निकाल चुके हैं जो है मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन, ठीक है ना। इंटू क्या करना है, टेम्परेचर यानी कि केल्विन। सॉल्व कर लोगे यहां से। अगर आपको इसको डायमेंशनलेस बनाना है यानी कि सारी यूनिट कैंसिल आउट करनी है, तो आपको दिख जाएगा सीधे से अल्फा की यूनिट क्या आ जानी चाहिए, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। केल्विन से केल्विन भी कट गया, तो अल्फा की यूनिट हो जानी चाहिए सेकेंड स्क्वायर पर केजी, सेकेंड स्क्वायर पर केजी। अगर अल्फा की यूनिट हो जाए सेकेंड स्क्वायर पर केजी, तो आप देख सकते हो सारी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमें अल्फा की यूनिट यहां से पता लग चुकी है, यानी अल्फा का डायमेंशन मैं यहां से लिख सकता हूं कि अल्फा का डायमेंशन हमें मिल गया है कितना, टी स्क्वायर इंटू एम। अब इसे यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे पुट करोगे इसे, क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, अल्फा का डायमेंशन यानी एम टी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है ना। तो यहां से हमें मिल जाता है किसका डायमेंशन, बीटा का, तो ये -1 होगा, ठीक है ना। तो यहां से हमें बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा कितना, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा आपका m की पावर 2, ठीक है ना, और l t की पावर -1। समझ आ रहा है। तो ये हो गया क्या, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर। इफेक्टिवली तो यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर नहीं था, मेनली आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट पता होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर आपको ये यूज करना था कि जो वैल्यूज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पुट करते हैं उनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। जब आप ये सब यूज कर लोगे तब आपको मिल पाएगा बीटा का डायमेंशन। समझ आया किसी को कोई? तो अब ये क्वेश्चन भी है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड v है, एक्सेलरेशन a है, फोर्स f है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए आपको यंग्स मॉड्यूलस का बताना है फॉर्मूला, ठीक है ना। बताओ जरा क्या आएगा, डायमेंशन बताना है आपको, डायमेंशन नहीं बेसिकली फॉर्मूला बताना है इनके टर्म्स में यंग्स मॉड्यूलस का। तो आपको क्या मान लेते थे हम कि y जो है वो प्रोपोर्शनल होगा v की पावर a, ठीक है ना, एक्सेलरेशन की पावर b और f की पावर c। इनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना था, ठीक है ना। तो अब यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन तो मैं लिख सकता हूं जो कि क्या है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स तो हमें पता है क्या हो जाता है, सिंपली केजी पर मीटर स्क्वायर। ये आप देख सकते हो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, बेसिकली फोर्स बाय एरिया यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है किसकी यूनिट, यंग्स मॉड्यूलस की। यानी इसका डायमेंशन तो कितना है, इसका डायमेंशन है m l -1 t -2। यही हमें यहां से लेके आना है, ठीक है। इसे मैं इक्वेट कर देता हूं किससे, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड यानी l t -1 की पावर a, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी l t -2 की पावर b, फोर्स फिर से वही kg मीटर पर सेकेंड यानी m l t -2 की पावर c। क्या मिलेगा हमें, यहां से आपको मिलेगा m l -1 t -2, ये इक्वल होना चाहिए, l को देख लो, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। t की पावर देख लेते हैं या m की देख लेते हैं, तो m तो सिर्फ एक ही जगह पे, m की पावर c और t की पावर आप देख सकते हो कितनी आ जाएगी, -a -2b और -2c, तो -a -2b -2c। समझ आ रहा है। इसी को बस हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब आप कंपेयर कर सकते हो हर एक को, तो यहां से हमें सिंपली मिल जाएगा, देखो c की वैल्यू तो आपको मिल गई है 1 है, m को कंपेयर करके, l को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस b प्लस c, ये होना चाहिए -1, ठीक है ना। और t को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
-2 इक्वल होना चाहिए -a -2b -2c। ठीक है, c की वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहां से मिल जाएगा a प्लस b, ये हो जाना चाहिए -2। ठीक है ना, और c की वैल्यू यहां भी पुट कर दें अगर 1, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर -2b। पुट कर देता हूं मैं, a अगर -2b है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। b की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, नहीं -4। अब हमें ABC मिल चुका है, पुट कर दो अपने फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला था v की पावर a की पावर b और f की पावर c। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी की पावर -4, एक्सेलरेशन की पावर 2 और फोर्स तो आपको 1 मिल ही चुका है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो ये हम पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। जहां आपको रिलेशन दी गई हो तो आपको पता है आपको तीनों को किस में लेना है, मल्टीप्लीकेशन में लेना है और फिर सिंपली सॉल्व कर देना। कोई दिक्कत किसी को, समस्या, कोई कष्ट नहीं होगा। क्वेश्चन है, इन फॉर्मूला x इज इक्वल टू 5yz स्क्वायर, x एंड z हैव सेम डायमेंशन of capacitance and magnetic field respectively, what are the dimensions of y? obviously ये क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड हो गया, आपकी बाकी चैप्टर्स की नॉलेज के ऊपर। तो x आपको दिया गया है 5yz स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पे मैंने हिंट दे दिया है, ऑब्वियसली एग्जाम में हिंट नहीं दिया गया था। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू स्पीड। समझ आ रही बात? और आप देखो जो ऑप्शन दिए गए थे वो एम्पियर को लेके दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने भी कूलम को नहीं माना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी चार्ज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना है, एम्पियर को माना है। ठीक है ना, तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूं, चलो ट्राई करके देखना एक बार। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा कि करंट ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है ना, वोल्टेज क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका, अगर मैं वोल्टेज को लिखना चाहूं सिंपल टर्म्स में तो वोल्टेज हो जाता है आपका चार्ज, ठीक है ना, या फिर फोर्स अपॉन चार्ज लिख सकते हो, इनटू डिस्टेंस। ये हो जाता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये वोल्टेज की आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इन यूनिट्स में। करंट हो जाता है क्या, चार्ज अपॉन टाइम। इनको यूज करके आपको बताना है, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो जो ए ऑप्शंस में आपको दिख रहा है वो एम्पियर है। सॉल्व करके देखना, आंसर मैंने टिक कर ही दिया है, सी। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली आप किसी भी डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हो, मान लो आपने कोई भी कैलकुलेशन की और जब आपने उसे रिप्रेजेंट किया तो नंबर ऑफ डिजिट्स जिनमें कि आपको कॉन्फिडेंस है उसे हम क्या कह देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कह देते हैं। समझ आ रही बात? यानी जितनी डिजिट तक आपको कॉन्फिडेंस है अपनी रीडिंग के अंदर या अपनी कैलकुलेशन के अंदर, उसे आप बोल देते हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रीडिंग। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास एक स्केल है, जैसी स्केल हम सभी के पास होती है। ठीक है ना, ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो उसमें सबसे छोटी मेजरमेंट जो आप कर सकते हो वो कितनी कर सकते हो, आपको पता है। सबसे छोटी मेजरमेंट जो आप उसमें कर सकते हो वो कर सकते हो mm में। तो अगर आपने इस स्केल से किसी चीज को मेजर किया है, ठीक है ना, और मान लो कि ये 1 2 3 ऐसे कोई ऑब्जेक्ट थी और वो यहां तक आ पाई है, तो आप उसे मेजर करके क्या कह देते हो, 1.3 सेंटीमीटर कह देते हो कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आप किस चीज में कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि हाँ मैं यहां पे 0.3 तक पहुंच गया हूं। ठीक है, तो इन दोनों में तो मैं क्या हूं, कॉन्फिडेंट हूं। पर क्या आप ये श्योरली कह सकते हो कि एग्जैक्टली 1.3 इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, नहीं। अगर आप क्या करो, जीवन में जूम करके देखोगे इस चीज को, तो आपको दिख जाएगा साफ साफ कि ये एग्जैक्टली 3 पे नहीं जा रहा है, ये उससे थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। लेकिन आपकी स्केल की समस्या क्या है, ये 1.1 मेजर कर सकता है, 1.2 कर सकता है, 1.3 और उसके बाद डायरेक्टली 1.4 मेजर कर सकता है। तो जो थोड़ा सा आगे ये निकल गई है वो मेजर कर पाना हमारी स्केल के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहां
मुझे ये पता है कि हमारा मेजरमेंट 1.3 और 1.4 के बीच में आने वाला है, लेकिन वो कितना आने वाला है ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, 1.3 सेंटीमीटर लिख दूंगा और मैं कह दूंगा कि मैं कितने डिजिट्स में कॉन्फिडेंट हूं, मैं सिर्फ इन 2 डिजिट में कॉन्फिडेंट हूं। इसके आगे जो टर्म आएगी, जैसे 1.31 आ सकता है, 1.32 आ सकता है, वो हम नहीं बता सकते। समझ आई बात? तो बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट से हम कितना एक्यूरेटली किसी रीडिंग को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो आपको पता लगेगा उस रीडिंग के सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां से अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, क्या कि अगर मैंने एक रीडिंग लिखी है 1.3 सेंटीमीटर और इसी चीज की एक मैंने रीडिंग लिखी है 1.32 सेंटीमीटर, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। आपको साफ दिख जाएगा कि ये वाली रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। इस आदमी ने 1.3 से भी आगे जाके 0.02 रीडिंग इसमें ऐड की है। तो इस रीडिंग को आप क्या बोलते हो, ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग बोलते हो। या फिर हम सिंपली ये एक रूल बना लेंगे कि जिस रीडिंग में ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म्स होंगे वो रीडिंग क्या होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी। समझ आ रही बात? तो ग्रेटर एक्यूरेसी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी में कैलकुलेट करते हो अपनी रीडिंग, तो उस रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा होने चाहिए। अब किन्हें सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, उसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आप बड़ी आसानी से समझ भी सकते हो और याद भी रख सकते हो।